नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 इस वक्त हम गोवा में हैं और आज जो हमारे साथ राजनेता है वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बेहद निचले स्तर से शुरू की। गोवा में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे साथ हैं गोवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर साहब। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी सादगी को लेकर कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे की? मेरे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करा दी और मैं एक बूथ का वर्कर था और उसके बाद बूथ अध्यक्ष बन के उसके बाद यूथ कांग्रेस का ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी बना। बाद में ब्लॉक कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उसके बाद स्टेट का यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट। ऐसा मेरा प्रयास रहा है। उस बीच में मैं एक म्यूनसिपैलिटी का कॉरपोरेटर, जिसको हम काउंसिलर बोलते हैं, जी, वो भी रह चुका हूँ। तो आप एक पेशे से शिक्षक भी हैं? हाँ, मैं प्रोफेशन में टीचर हूँ। अभी थोड़ा इलेक्शन की वजह से 10 महीने से लीव पे हूँ। जी। सर, के बाद गोवा की राजनीति की बात करें तो देश के अन्य जो बड़े राज्य हैं और गोवा की राजनीति में बेसिक क्या अंतर आप मानते हैं, चाहे वो जनता की सोच हो, चाहे वो मुद्दों को लेकर? गोवा एक बहुत पढ़ी लिखी स्टेट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इधर हर कोई एक इंडिविजुअल वोटर है। वो किसी को आप एक को पकड़ेंगे तो आपको 400-500 वोट्स बहुत प्रदेशों में मिलता है। उस तरह से इधर नहीं होता है। इसलिए गोवा प्रदेश को प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए। जी। जो नेशनल लीडर आते हैं कि बाकी स्टेट में काम करके, वो गोवा को समझ नहीं पा रहे कि गोवा के माइंडसेट क्या होती है, गोवन वोटर्स की साइक क्या होती है, उसको इजीली समझ नहीं पा रहे। ना आम आदमी पार्टी समझ पाए, ना टीएमसी समझ पाए। इससे पहले बहुत और पार्टी पे आके गए। उनको लगता है कि गोवा छोटा है तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गोवा ऐसा नहीं है। हम जब एयरपोर्ट से गोवा की तरफ आए तो हमने देखा कि रास्ते में टीएमसी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं। कांग्रेस उनके बीच नहीं थी। तो आपका मुकाबला कौन सी पार्टी से है चुनाव में इस बार? कोई सब भी चुनाव होर्डिंग लगा के नहीं जीत जाते। आपके ग्राउंड पे क्या कनेक्ट है, लोगों के पास क्या कनेक्ट है, वो जरूर है। होर्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जिसका सिंबल पॉपुलर नहीं है, जिनका लोगों के पहुंच कम है, सपोर्ट नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल ऑरा तैयार कर रहे हैं कि इधर उनका प्रेजेंस दिखा रही है होर्डिंग की तरह। इसलिए मैंने बीच में एक स्टेटमेंट किया था टीएमसी का के ऊपर कि उनके गोवा में सदस्यों से बढ़कर या सदस्य से ज़्यादा होर्डिंग्स है गोवा में। सो हम उन होर्डिंग के ऊपर जितना ज़रूरी है चुनाव के लिए, जो हर बार हम लगाते हैं, हम उतना ही लगाएंगे। जी। कोई टीएमसी आया, आम आदमी पार्टी आया और उन्होंने बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया, हमारा उनके पास को कंपटीशन है ही नहीं है। हम जितने लगा रहे थे उतना ही होर्डिंग्स हम लगाएंगे। जो हमारा काम है लोगों को कनेक्ट करना, वो काम से हम, और जो गए 4-4.5 साल हमने लगातार लोगों को इशू लेके फाइट किए। सो हमारा कनेक्ट लोगों से है, हमारा कनेक्ट होर्डिंग से नहीं है। होर्डिंग तो सिर्फ टूरिस्ट लोग देखेंगे। टूरिस्ट को लगेगा कि इधर टीएमसी और आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का बहुत ज़्यादा है। 2017 में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली पर कुछ विधायक चले गए बीजेपी में। अब वापस से कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और पब्लिक में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है इससे? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोगों में बहुत क्लैरिटी है। जो लोग
डिफेक्ट होकर चले गए, हमने उनका दरवाज़ा बंद कर दिया है पूरा 2 साल से पहले, और हमारे सब नेताओं ने उसको एंडोर्स किया है। सो लोगों को अच्छा लगा, लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो गए, और हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट था, दोबारा ट्रस्ट डेफिसिट हम जीत गए, और लोग वापस बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। गए 1.5 साल में देखें तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ा लीडर कांग्रेस में ज्वाइन हो रहा था। उस वजह से काफ़ी लोगों को लगा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, और गोवा में उसका प्रेजेंस पैन गोवा में है। फिशिंग सेक्टर है वो गोवा की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, क्या उससे यहाँ की जो फिशिंग सेक्टर है उसमें कोई बदलाव हुआ है, या फिर उसी तरह जारी है, नुकसान या फ़ायदा? गोवा फिशिंग इंडस्ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मैकेनाइज्ड फिशिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बैन भी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो फिशिंग करे उसके लिए हमारे जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, हमारे दूसरे जो फिशिंग करे ट्रॉलर, उनके लिए काफ़ी नुकसान है। और ये चालू हुआ तो कंटिन्यू रहा तो बहुत आगे में बहुत नुकसान हो जाएगा फिशिंग इंडस्ट्री का। हम न्यूज़पेपर में भी आजकल पढ़ रहे हैं कि गोवा के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको कंस्ट्रक्शन के जरिए मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पूरा गोवा ये लोग मोदी की जो क्रोनी क्लब है, जो उनके जो दोस्त है, जो सूट बूट वाले मित्र हैं, उनको मदद करने के लिए गोवा का एनवायरनमेंट भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और हम उसको विरोध कर रहे हैं, और हमारा सरकार बनते ही ये सब जो प्रोजेक्ट्स है वो स्क्रैप हो जाएंगे। गोवा में अभी राजनीति में एक बीजेपी नेता का एक महिला से संबंधित ऑडियो बड़ा चर्चा में है। कांग्रेस बड़ा अग्रेसिव है, आपने भी स्टेटमेंट दिए। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री सावंत साहब का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व इसको हैंडल करेगा। तो क्या स्टेट के मसलों को भी दिल्ली से हैंडल किया जा रहा है आज के टाइम में बीजेपी के? एक अगर मुख्यमंत्री इतना बहुत वीकनेस दिखा रहा है अपनी लीडरशिप में, कि उनका कोई मंत्री एक सेक्स स्कैंडल में एक्सपोज हुआ है, उसकी पूरी जानकारी होते हुए वो सीएम ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और बोल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तो मंत्रिमंडल के लिए कुछ नहीं है। सो ये मंत्रिमंडल राज्यपाल और सीएम ने दोनों ने तय करना है। अगर कोई मिनिस्टर ने गलती किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इमीडिएटली कैबिनेट से ड्रॉप होना चाहिए। तो क्या गोवा में जो बीजेपी सरकार है वो टोटल दिल्ली से चल रही है आज के समय में? नहीं, जो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो भी है वो मोदी के दोस्तों के लिए कर रहे हैं, तो ये तो चालू ही है उनका। सर, टूरिज़्म सेक्टर की बात करें कि आपकी पार्टी भी अब चुनाव में आने वाली है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, तो टूरिज़्म सेक्टर कोविड के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या कांग्रेस कोई ऐसी रणनीति बना रही है कि उस सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करे, कोई ठोस रणनीति? हमारे पास पूरी रणनीति तैयार है। हम जो भी स्टेक होल्डर है टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में, उनके साथ हमने चर्चा भी शुरू किया है, और इधर टूरिज़्म इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनको रीबिल्ड करना चाहिए। उसके लिए उनका जो नुकसान है वो भी हमें भरना चाहिए, और उनके लिए क्या कर सकते हैं तो उनको पूछ के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, और टूरिज़्म इंडस्ट्री दोबारा पटरी पे हम लाएंगे। सर, उत्तर भारत की राजनीति की बात करें, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे पूरा अग्रेसिव होने वाली है, जैसा और स्टेट में करते हैं, उनका एक राजनीति का स्टाइल है। तो आपका अनुभव गोवा को क्या कहता है कि यहाँ पर जो रिलीजियस मुद्दे या फिर सेकुलरिज्म का जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं चल पाता लोगों के बीच में? गोवा एक अलग ही स्टेट है, हमारे ऊपर बहुत वेस्टर्न कल्चर, हमारा कल्चर जो अलग ही है, हमें समझने के लिए हमारी कल्चर को पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई भी कलकत्ता से आके, कोई भी दिल्ली से आके हमारे वो कल्चर नहीं समझ पाएंगे। और गोवा का कल्चर और कांग्रेस का कल्चर, गोवा का आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, गोवा और कांग्रेस इसमें बहुत आइडेंटिटी है, बहुत आइडेंटिकल है,
और दोनों एक साथ चल सकते हैं। बीजेपी और गोवा एक साथ नहीं चल सकता है, इसलिए बीजेपी को कभी गोवा में मेजॉरिटी नहीं मिलता है। जी जी। इसलिए वो तोड़ फोड़ के सरकार करती है और पिछले दरवाजे से सरकार करती है। ये अभी नहीं होने वाला है और गोवा के लोग बहुत होशियार हैं। उन्होंने तय कर दिया है कि बीजेपी को हटाना है, और बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस एकमात्र ऑप्शन उनके लिए तैयार है। अंतिम सवाल सर कि कांग्रेस का जो चुनावी मुद्दा होगा, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो आपके हिसाब से उसको आप जनता के बीच लेके जाएंगे? मुद्दे तो हर इशू, हर सेक्टर में इश्यूज है और हर इशू इस चुनाव के लिए मुद्दे है। वुमेन सेफ्टी है, जी जी। रेप्स तो हमारा परसेंटेज बहुत हाई है, नेशनल से डबल है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, पूरे देश में दूसरा नंबर है। हमारे जो बोरोविंग्स है, बोरोविंग्स लगातार हम 26,000 करोड़ के आसपास है। महंगाई बहुत है, जी जी। करप्शन बहुत हाई है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, ड्रग्स बिजनेस का बहुत ये हो गया है और गवर्नेंस नहीं है। सो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। हमारी जो नदी है जिसको हम माँ बोलते हैं, हमारी माता नदी, उनको बेच दिया है। माइनिंग सेक्टर क्लोज है, टूरिज़्म इंडस्ट्री एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है कि जो आम जनता उसको यूज़ करके अपना 2 वक्त का रोटी कमा सकती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट है? क्योंकि कुछ खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में मतभेद है, ऐसा जो मतभेद करने वाले लोग हैं वो बचे नहीं हैं। हमें टीएमसी का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जो भी इरिटेंट्स थे, जो भी ऐसी हरकतें करते थे, उन सबको उन्होंने उठा लिया है। तो एक तरह से उन्होंने हम हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी भी हैं। अभी कोई इश्यूज नहीं है, हम एक साथ है, हमारी यूनिटी है और हमारे एक विचार से एक यूनिटी होके हम बीजेपी और उनके जो भी बी टीम, सी टीम, डी टीम जो भी है उनके ऊपर हम विजय करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।